आपके साथ सपना। रुक करेंगे देवभूमि की खबरों का। मेरी योजना पुस्तकों पर विचार गोष्ठी का आयोजन। मेरी योजना पोर्टल उत्तराखंड का लोकार्पण। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया लोकार्पण। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को आईआरडीटी ऑडिटोरियम सर्वे चौक में कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग की ओर से आयोजित कार्यक्रम में मेरी योजना पुस्तकों पर विचार गोष्ठी का आयोजन प्रतिभाग किया। इस अवसर पर उन्होंने मेरी योजना पोर्टल उत्तराखंड का लोकार्पण भी किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा, मेरी योजना राज्य सरकार और मेरी योजना केंद्र सरकार के जरिए अब राज्य का हर नागरिक केंद्र और राज्य सरकार की सभी योजनाओं की संपूर्ण जानकारी एक ही स्थान पर प्राप्त कर सकेगा। इससे पात्र लोगों तक योजनाओं का लाभ समय पर और पारदर्शी तरीके से पहुंचेगा। पोर्टल पर आवेदन प्रक्रिया, जरूरी दस्तावेज और पात्रता की जानकारी भी उपलब्ध कराई गई है और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में डीबीटी के जरिए योजनाओं की राशि सीधे लाभार्थियों के खातों में पहुंच रही है। उन्होंने बताया, एक जनपद दो उत्पाद, हाउस ऑफ हिमालयाज, स्टेट मिलेट मिशन, एप्पल मिशन, नई पर्यटन नीति और होम स्टे जैसी योजनाओं से स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिल रही है। मेरी योजना पुस्तकों पर विचार गोष्ठी का आयोजन हुआ, जिसमें पुष्कर सिंह धामी ने लोकार्पण किया। मेरी योजना पुस्तकों पर विचार गोष्ठी का आयोजन हुआ, जिसमें पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए। उन्होंने लोकार्पण किया। बताते चले, उन्होंने बताया कि एक जनपद दो उत्पाद, हाउस ऑफ हिमालयाज, स्टेट मिलेट मिशन, एप्पल मिशन, नई पर्यटन नीति और होम स्टे जैसी योजनाओं से स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिल रही है। मेरी योजना पोर्टल पर उत्तराखंड का लोकार्पण, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। देहरादून में पीआरडी का स्थापना दिवस पर रैतिक परेड का हुआ आयोजन। सीएम पुष्कर सिंह धामी परेड में हुए शामिल। देहरादून में युवा कल्याण और प्रांतीय रक्षक दल निदेशालय में प्रांतीय रक्षक दल के स्थापना दिवस के अवसर पर रैतिक परेड का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भाग लिया। इस दौरान पीआरडी मंत्री रेखा आर्य भी मौजूद रहीं। सीएम पुष्कर सिंह धामी परेड में शामिल हुए। देहरादून में आज प्रांतीय रक्षक दल पीआरडी का स्थापना दिवस मनाया गया। युवा कल्याण और पीआरडी निदेशालय में आयोजित कार्यक्रम में रैतिक परेड का आयोजन हुआ, जिसमें पीआरडी जवानों ने अनुशासन, तालमेल और परेड कौशल का प्रदर्शन किया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। आपको बता दें, उन्होंने जवानों की भूमिका, सेवा और राज्य के लिए उनके योगदान की सराहना की। इस मौके पर पीआरडी मंत्री रेखा आर्य भी मौजूद रहीं। सरकार की ओर से पीआरडी को और मजबूत करने तथा सुविधाएं बढ़ाने का आश्वासन दिया गया। स्थापना दिवस पर रैतिक परेड का आयोजन हुआ। सीएम पुष्कर सिंह धामी इस परेड में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता हिमांशु बरमोला हमारे साथ लाइव हैं। हिमांशु, इस परेड का मुख्य उद्देश्य क्या है? रूप से देखिए, उत्तराखंड में आज जो है पीआरडी यानी कि प्रांतीय रक्षक दल की जो है रैतिक परेड का आयोजन किया गया और रैतिक परेड के बाद जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सलामी दी। इस दौरान उनके साथ जो मंत्री हैं, विभागीय मंत्री रेखा आर्य, वो मौजूद रही। इसके साथ ही अगर बात कर ली जाए तो पीआरडी के जवानों की जो है मुख्यमंत्री ने जमकर सराहना भी की है, क्योंकि पीआरडी के जवानों की अगर बात कर ली जाए खासतौर में उत्तराखंड में, तो चाहे आपदा हो या चारधाम यात्रा हो या फिर कहीं सुरक्षा व्यवस्था हो, तो ऐसे में जो है खासतौर पर पीआरडी जवानों का सहयोग जो है सरकार को मिलता है। चारधाम यात्रा में जिस तरीके से 50 लाख से अधिक जो श्रद्धालु हैं वो उत्तराखंड आए थे और उत्तराखंड आने के बाद जो है यानी कि एक सुरक्षित जो यात्रा है श्रद्धालुओं को कराई। इसी के तहत यानी जब आपदा आती है तमाम क्षेत्रों में, चाहे धराली की बात कर ली जाए, थराली की बात कर ली जाए या पौड़ी जिले, चमोली, रुद्रप्रयाग, जहां की भी बात कर ली जाए, सभी जिलों में जो है पीआरडी के जवान तैनात रहते हैं और आपदा के समय में भी वो संकट मोचक के तौर पर जो है सरकार का साथ या विभाग का साथ निभाते हुए नजर आते हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उनके लिए घोषणा भी की है और पहले से भी कई घोषणाएं करते हुए आ रही हैं। उन्हीं में से एक घोषणा की अगर आज बात कर ली जाए जो सबसे अहम उनके लिए है कि जब भी पीआरडी जवान बीमार होते थे तो उनका मानदेय कटता था। अब जो है उनका मानदेय नहीं कटेगा, यानी कि 6 महीने की जो अगर वो मेडिकल रेस्ट पर रहते हैं तो उनको उनका मानदेय दिया जाएगा। इसी क्रम में मुख्यमंत्री ने जो है वहां पर चेक वितरित भी किए हैं जो पीआरडी जवान के परिवारों के, खासतौर पर जो बच्चे
हैं जिन्होंने अच्छा प्रदर्शन बोर्ड परीक्षाओं में किया है, तो उनको चेक वितरित करने का भी काम किया और जो मृतक आश्रित हैं उनको भी जो है चेक वहां पर विभागीय द्वारा मुख्यमंत्री के हाथों से दिए गए। जी, जैसा कि बताया, सीएम पुष्कर सिंह धामी इस परेड में शामिल हुए हैं। उन्होंने घोषणा भी की है परेड जवानों के लिए। तो उन्होंने भविष्य में कुछ सुविधाएं बढ़ाने के लिए भी कुछ कहा है या कुछ मैसेज दिया है? लेकिन इसी तौर पर भविष्य की सुविधाओं की अगर बात कर ली जाए तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसके लिए भी एक घोषणा वहां पर की है कि जो भी पीआरडी जवान है उनके लिए एक संस्थान अलग से, शैक्षणिक संस्थान अलग से बनाया जाएगा जहां पर वो एडवांस में ट्रेनिंग ले सकेंगे, यानी कि एसडीआरएफ या पुलिस की तर्ज पर जो है वहां पर पीआरडी के जवानों को ट्रेनिंग दी जाएगी और ऐसे संस्थान खोलने की जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने घोषणा की और भविष्य में ये संस्थान धरातल पर जल्द नजर आएगा, क्योंकि उत्तराखंड के अगर भौगोलिक परिस्थितियों की बात कर ली जाए तो उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थितियों में जो है आपदा सबसे अधिक देखने को मिलती है और इसके साथ ही चारधाम यात्रा खासतौर पर जिस तरीके से उत्तराखंड में चल रही है और पर्यटक लगातार उत्तराखंड आ रहे हैं, तो ऐसे में जो क्राउड मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है वो कहीं ना कहीं पीआरडी जवानों के कंधे पर भी रहती है और इसके साथ ही क्योंकि शीतकालीन यात्रा भी जिस तरीके से उत्तराखंड में सरकार चला रही है, तो उसको देखते हुए पीआरडी जवानों की भी जरूर जो है तैनाती की जाएगी। तो इन सब के प्रशिक्षण के लिए जो है भविष्य में एक शैक्षणिक संस्थान जो है पीआरडी जवानों के खोलने की बात मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की है। जी, राज्य की सुरक्षा या व्यवस्था में पीआरडी जवानों की क्या भूमिका रहती है? देखिए, जहां तक पीआरडी जवानों के सुरक्षा की बात कर ली जाए तो राज्य में जिस तरीके से चारधाम यात्रा चलती है, चाहे ट्रैफिक मैनेजमेंट की बात कर ली जाए या फिर जो तमाम व्यवस्थाएं सरकार के द्वारा दी जाती है और जो जिम्मेदारी पीआरडी जवानों को दी जाती है, यानी कि किस तरीके से पार्किंग स्थल पर जो है सब लाइन पर लगे रहें, इसके साथ ही जो चारधाम यात्रा में हरिद्वार मुख्य तौर पर देखा जाता है यातायात व्यवस्था को लेकर जो वहां पर ट्रैफिक आमतौर पर जाम भी देखने को मिलता है, तो ऐसे में जो है किस तरीके से जाम का निपटारा किया जा सके या फिर जहां पर चाक चौराहे हैं जहां पर ट्रैफिक ज्यादा लगता है, तो ऐसे में पीआरडी जवान जो है मुस्तैदी से तैनात रहते हैं। और खास तौर पर इस वर्ष जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उनकी सराहना की है, क्योंकि 50 लाख से अधिक तीर्थयात्री उत्तराखंड आए थे और उत्तराखंड आकर जो है सुरक्षित यात्रा वो करके गए हैं। तो ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साफ तौर पर कहा है कि इनका योगदान कभी भी भूला नहीं जा सकता, खासतौर पर चारधाम यात्रा के दौरान। और इस बार जिस तरीके से आपदा भी आई थी, तो आपदा में भी जो है पीआरडी के जवान मुस्तैदी से तैनात रहे, तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इनकी सराहना जरूर की है। जी, मुख्यमंत्री कितनी देर कार्यक्रम में रहे और कौन कौन से कार्यक्रम में शामिल हुए? निश्चित तौर पर देखिए, मुख्यमंत्री तकरीबन आधे घंटे के आसपास जो है पीआरडी जवानों की कार्यक्रम में शामिल रहे। सबसे पहले रैतिक परेड में वो शामिल रहे और इसके बाद की अगर बात कर ली जाए तो इसके बाद चेक वितरित जो है, चाहे पीआरडी जवानों के मृतक आश्रित हैं या फिर जो पीआरडी जवान के परिवारों के बच्चे हैं जिन्होंने बोर्ड में टॉप किया है, तो उनको चेक वितरित किए हैं। इसके साथ ही क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने परेड की सलामी भी ली है, तो इस तरीके से तकरीबन आधे घंटे का समय जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पीआरडी जवानों के बीच में गुजारा है। जी, बहुत शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए। स्थापना दिवस पर रैतिक परेड का आयोजन हुआ, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए। पीआरडी के स्थापना दिवस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अहम घोषणाएं भी की। पीआरडी के स्थापना दिवस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कार्यक्रम में पहुंचे और इस दौरान उन्होंने कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की, जिसमें पीआरडी जवानों के लिए खोले जाने की घोषणा थी। हर स्थिति और हर परिस्थिति में जहां कानून व्यवस्था बनाने की आवश्यकता होती है, हमारी अनेक यात्राओं का संचालन करना होता है, यातायात व्यवस्था है, अन्य सेवाएं हैं, चाहे लिपिकी सेवाएं हैं या किसी काम पे लगाना हो जहां पर ज़रूरत हो, उन सभी में अपना बहुत विशेष योगदान देते हैं। इसलिए इनका प्रोत्साहन होना चाहिए, अच्छी व्यवस्था इनके लिए भी होनी चाहिए। हमारी सरकार ने अनेक प्रावधान पिछले सालों में पीआरडी जवानों के लिए किए हैं और आगे भी हम उनके लिए करेंगे। उनके अच्छा प्रशिक्षण हो, उनके बच्चों का अच्छा कल्याण हो, ये हमारी प्रतिबद्धता है और इस प्रतिबद्धता को हम निरंतर आगे जारी रखेंगे। मैं आज के इस अवसर पर सभी पीआरडी जवानों को। खबरों में आगे बढ़ेंगे। विकासनगर में अवैध अतिक्रमण फिर चला बुलडोजर, 65 बीघा जमीन को कराया कब्जा मुक्त। बुलडोजर कार्यवाही से कब्जेदारों में हड़कंप मचा। विकासनगर में एक बार फिर प्रशासन का बुलडोजर गरजा है। उपजिलाधिकारी विकासनगर के नेतृत्व में प्रशासन की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बंसीवाला और ईस्ट होप टाउन इलाके में तकरीबन 65 बीघा जमीन को कब्जा मुक्त कराया है। मौके पर पहुंची प्रशासन की टीम ने जेसीबी की मदद से अवैध अतिक्रमण को ध्वस्त कर दिया। जेसीबी की गरज के साथ ही अवैध निर्माण मिट्टी में मिल गए
और कब्जेदारों के होश उड़ गए। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का स्पष्ट निर्देश है कि सरकारी जमीन पर 1 इंच भी अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस निर्देश पर विकासनगर एसडीएम खरा उतरते हुए नजर आ रहे हैं। प्रशासन का दावा है कि अवैध अतिक्रमण पर कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। बुलडोजर कार्रवाई से कब्जेदारों में हड़कंप मच रहा है। अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर फिर से चला है। आपको बता दें, सीएम धामी की सरकार सख्त है। विकासनगर में आज एक बार फिर प्रशासन का बुलडोजर चला है। एसडीएम विकासनगर के नेतृत्व में टीम ने बंसीवाला और ईस्ट होप टाउन इलाके में बड़ी कार्रवाई करते हुए 65 बीघा सरकारी जमीन को अवैध कब्जे से मुक्त कराया। जेसीबी की मदद से अवैध निर्माणों को मौके पर ही ध्वस्त कर दिया गया। वहीं बुलडोजर की गरज सुनते ही कब्जेदारों में हड़कंप मच गया और कई अवैध ढांचे कुछ मिनटों में ही मलबे में दब गए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अमित रावत हमारे साथ जुड़े हैं। अमित, आपसे जानेंगे कितनी जमीन को कब्जा मुक्त कराया गया है? अमित, आपकी आवाज नहीं आ रही है, अनम्यूट कीजिए। जी बिल्कुल बताना चाहूंगा, विकासनगर क्षेत्र में लगातार हो रहे अवैध अतिक्रमण को लेकर प्रशासन एक बार फिर से जागरूक हुआ है, अलर्ट हुआ है। उसको लेकर लगातार ताबड़तोड़ कार्रवाई फिर से देखने को मिल रही है। लंबे समय से अवैध जो भू माफिया है, जो अवैध कब्जे करते हैं, इसको लेकर बार बार शिकायतें एसडीएम जो विनोद कुमार हैं, जो कि विकासनगर के एसडीएम भी हैं, उनके पास बार बार जो शिकायतें जा रही थी, उन शिकायतों को लेकर अब उन्होंने फिर से जो है, पहले भी कई बार कार्रवाइयां वो कर चुके हैं और इस बार फिर से उन्होंने जो कार्रवाई की है, इसमें पचमढ़ी क्षेत्र के चाहे बंसीवाला हो या फिर ईस्ट होप टाउन हो, इसमें लगातार 2 जगह जो उन्होंने अभी अवैध अतिक्रमण को जो ध्वस्त किया, उस ध्वस्तीकरण में 65 बीघा जमीन को उन्होंने जो है मिट्टी में मिला दिया। इस गरज से जो है, जेसीबी की गरज से जो मिट्टी में जो मिला जो मलबा है, उसको लेकर जो अवैध भू माफिया है, इनमें एक हड़कंप सा मच गया है, मानो कि कोई भूचाल सा आ गया हो। क्योंकि लंबे समय से विकासनगर के अंदर जो भूमाफिया जो अवैध कब्जे करते हैं, अवैध अतिक्रमण करते हैं, अवैध तरीके से जो ये प्लॉटिंग जारी रखते हैं, उसको लेकर प्रशासन की लगातार लंबे समय से जो कार्रवाई चल रही है, उस कार्रवाई को देखते हुए एक बहुत ही बड़ा यहाँ पर हलचल सी मची हुई है और जो भूमाफिया है, इनके बीच में एक हड़कंप मचा हुआ है, जिसको लेकर देखना होगा कि आगे ये जो कार्रवाई है, क्योंकि आगे भी जारी रहेगी। क्योंकि अभी ऐसे भूमाफिया, ऐसे कई भूमाफिया है जो अभी प्रशासन के रडार पे है और एसडीएम विनोद कुमार का कहना है कि ऐसे जो अवैध जो तरीके से जो लोग प्लॉटिंग करते हैं, इस पे प्रशासन के द्वारा बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लगातार ये कार्रवाइयां देखने को मिलेगी और अब हम तो ये कहना चाहेंगे कि एक बार के लिए विनोद कुमार लंबे समय से कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन ये कार्रवाइयां लंबे समय जो चल रही है, आखिर सरकार इस पे क्यों नहीं बोर्ड लगाती है या फिर भूमि को चिन्हित करके उसमें बोर्ड लगाया जाए, ताकि ये भूमि माफिया लोग सरकारी भूमि को या जो प्राइवेट भूमि में ये लोग जो बिना सैंक्शन किए हुए जो प्लॉटिंग करते हैं, उसके बाद प्रशासन को बार बार इसमें अपने जेसीबी लेकर बार बार इसमें गर्जना पड़ता है। तो इस देखना होगा कि ये जेसीबी वाली जो कार्रवाई है, ये अभी कितने लंबे समय तक जारी रहती है। जी, जैसा कि ये कार्रवाई हुई है, तो क्या सरकार की तरफ से पहले कोई नोटिस जारी किया गया था? जी, जैसे जैसे शिकायत जाती है, तो शिकायत के बाद प्रशासन की टीम जाती है, मौके पर जाके वो भूमि को चिन्हित करती है, उनको जो है पूरा नाम, पता, एड्रेस सब कुछ मुआयना करने के बाद उनको नोटिस थमाया जाता है और नोटिस थमाने के बाद जेसीबी कार्रवाइयां यूं ही विकासनगर बार बार चल रही है और इस कार्रवाइयों से जो है एक यहाँ पर हड़कंप का जो माहौल है, इससे भूमाफिया काफी इस टाइम खौफ में है। जी, कार्रवाई का मुख्य जो केंद्र है वो कौन सा रहा? जी, अब विकासनगर में जैसे कि कई जगहों पर आए दिन जो है, कई जगहों पर अलग अलग जगहों पर जहां पर कि प्रशासन के द्वारा भूमियां चिन्हित की हुई होती हैं, तो वहां अलग अलग जगहों पर कार्रवाइयां होती है। लेकिन हाल फिलहाल में जो अभी कार्रवाई देखने को मिली है, वो तो बंसीवाला और ईस्ट होप टाउन में ये कार्रवाई देखने को मिली है, जहां पर की कार्रवाई पहले भी देखने को मिली थी और अब फिर से ये कार्रवाई जारी है। जी, बहुत शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए। इसी बीच आगे बढ़ेंगे। हरिद्वार से खबर है, जहां पर नगर निगम की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। नगर निगम ने औचक निरीक्षण करते हुए सफाई फर्मों की ओर से निर्धारित समय पर कूड़ा न उठाने पर कार्रवाई करते हुए 2 सफाई फर्मों पर 25,000 रुपए का जुर्माना लगाया।
वहीं इस मामले में नगर आयुक्त ने कहा कि किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वहीं सफाई व्यवस्था में और सुधार लाने के लिए सुपरवाइजर को नई जिम्मेदारी दी गई है। अब 36 सुपरवाइजरों को चालान करने का अधिकार दिया गया है। बताते चलें कि इसके साथ ही सुपरवाइजर रोजाना साफ सफाई के कार्यों की निगरानी करेंगे। वहीं निगम ने नागरिकों से स्वच्छता में सहयोग करने की भी अपील की है। सुपरवाइजरों को नई जिम्मेदारी मिली है, चालान करने का अधिकार मिला है। वहीं सफाई कार्यों की निगरानी भी की जाएगी। बताते चलें आपको चालान करने का अधिकार दिया गया है। इसके साथ ही अब 36 सुपरवाइजरों को चालान करने का अधिकार दिया गया है। इसके साथ ही सुपरवाइजर रोजाना साफ सफाई के कार्यों की भी निगरानी करेंगे। वहीं निगम ने नागरिकों से स्वच्छता में सहयोग करने की भी अपील की है और कूड़ा न उठाने पर भी कार्रवाई की जाएगी। 2 सफाई संस्था पर भी जुर्माना लगाया गया है। 36 सुपरवाइजरों को चालान करने की जिम्मेदारी सौंप दी गई है और सफाई व्यवस्था में सुधार लाने के लिए ये किया गया है। लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बताते चले सफाई व्यवस्था में सुधार लाने के लिए सुपरवाइजर को नई जिम्मेदारी सौंपी गई है। नगर आयुक्त ने कहा कि किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। नगर निगम ने ये बड़ी कार्रवाई की है। वहीं सफाई व्यवस्था में सुधार लाने के लिए सुपरवाइजर की नियुक्ति की गई है और नई जिम्मेदारी दी गई है। अब 36 सुपरवाइजरों को चालान करने का अधिकार दिया गया है। उत्तराखंड में बारिश और बर्फबारी न होने से मौसम पूरी तरह सूखा बना हुआ है। सुबह और शाम की ठंडी हवाएं अब लोगों की आंखों पर सीधा असर डाल रही हैं। हालात ये हैं कि अस्पतालों में आंखों से जुड़े मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। हैरान करने वाली बात यह है कि इस ठंड के मौसम में भी कंजक्टिविटीज के मरीज सामने आ रहे हैं, जो आमतौर पर बरसात में ज्यादा फैलता है। देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। प्रदेश में लगातार पड़ रही सूखी ठंड अब लोगों को बीमार कर रही है। सर्दी, जुकाम और बुखार के साथ अब आंखों से जुड़ी समस्याएं भी तेजी से बढ़ने लगी हैं। दून मेडिकल कॉलेज अस्पताल की नेत्र ओपीडी में रोजाना बड़ी संख्या में मरीज आंखों में जलन, सूखापन, लालिमा और चुभन की शिकायत लेकर पहुंच रहे हैं। डॉक्टरों के मुताबिक रोजाना करीब 30% मरीज ठंड और ड्राइनेस की वजह से आंखों की परेशानी लेकर आ रहे हैं। ठंडी और ड्राई हवाओं में बिना सुरक्षा के सफर करना और रूम हीटर का ज्यादा इस्तेमाल करना इसकी बड़ी वजह बन गया है। सबसे चिंताजनक बात यह है कि नवंबर और दिसंबर के महीने में भी कंजक्टिविटीज के मामले सामने आ रही हैं। कुछ मरीजों में तो एडिनोवायरल कंजक्टिविटीज पाया गया है, जिनमें आंखों की कॉर्निया पर काले धब्बे तक बन रही हैं। मरीजों को आंखों में अचानक कुछ चला गया हो ऐसा महसूस होना, तेज जलन, पानी आना और लालिमा जैसी समस्याएं हो रही हैं। डॉक्टरों ने लोगों को सलाह दी है कि ठंड के मौसम में आंखों की खास देखभाल करें। हीटर और ब्लोअर का सीमित इस्तेमाल ही रखें। पर्याप्त मात्रा में पानी पीते रहें। धूप और ठंडी हवा में चश्मा जरूर पहने। बिना हाथ धोए आंखों को न छुएं और आंखों को बार बार रगड़ने से भी बचें। आजकल जो हम देख रहे हैं कि ज्यादातर ड्राइनेस के केसेस बढ़ जाते हैं ठंड के मौसम में। इसमें पेशेंट यूजुअली कंप्लेन करता है कि मेरे को आँख में जो है चुभन हो रही है या सूखापन महसूस हो रहा है, और इसलिए हम लोग ज्यादातर आँख को तरी रखने के लिए कहते हैं। और जो कई बार जो रूम हीटर्स यूज करते हैं उसकी वजह से भी ड्राइनेस होती है। तो हम ये कहते हैं कि जब सपोज आप ब्लोअर यूज कर रहे हैं गर्मी करने के लिए रूम पे, तो हम कहते हैं उसके आगे एक पानी का बाउल रखें उस पे, जिससे कि उसमें थोड़ा ह्यूमिडिटी हो, थोड़ा सा नमी रहे। अस्पतालों में बढ़े आंखों के मरीज, कंजक्टिविटीज के केस भी सामने आए। ठंडी हवाएं आंखों पर सीधा असर डाल रही हैं। सूखी ठंड ने आंखों में जलन बढ़ा दी है। डॉक्टरों ने दी सावधानियां बरतने की सलाह। बारिश और बर्फबारी न होने से मौसम और सूखा हो गया है। धूल और प्रदूषण से आंखों में जलन की शिकायतें भी आ रही हैं। साफ है कि मौसम के बदलते मिजाज के साथ आंखों की बीमारियों का खतरा भी बढ़ गया है। अब ऐसे में थोड़ी सी लापरवाही आपकी नजरों पर यानी आपकी आंखों पर भारी भी पड़ सकती है। इसलिए जरूरी है कि समय रहते सावधानी बरत ली जाए और किसी भी तरह की दिक्कत होने पर तुरंत डॉक्टर से संपर्क किया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया।
रिवर्स पलायन पर उत्तराखंड सरकार की बड़ी पहल। उत्तराखंड में रिवर्स पलायन के सकारात्मक नतीजे। प्रदेश में रिवर्स पलायन को लेकर सरकार की कोशिश। सरकार प्रदेश में रिवर्स पलायन को लेकर लगातार काम कर रही है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि हम लगातार राज्य से बाहर रहने वालों से मुलाकात और बातचीत कर रहे हैं, जिसके अच्छे नतीजे भी मिले हैं। 6000 से ज्यादा लोगों ने अपने घर वापसी की है। साथ ही आगे कोशिश भी है कि महीने में एक बार सभी मिलजुल कर कार्यक्रम भी आयोजित करें। कि जो एक अच्छी संख्या 6500 से अधिक की संख्या इस वर्ष लोगों ने रिवर्स पलायन राज्य के अंदर किया है, जो हमारे लिए बहुत उत्साहजनक है। हम उसमें और प्रयास कर रहे हैं। और प्रवासी जो मैंने पंचायतों की बात की है, उसमें देश और दुनिया में रहने वाले सभी हमारे प्रवासी भाई बहन या जो राज्य के अंदर भी अलग स्थानों पर निवास करते हैं, उन सभी को अपने अपने जनपदों में एक दिन जो है सबका सम्मेलन हो, आपस में लोगों की चर्चा हो। अभी तक देखिए जो एक अच्छी हरिद्वार में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की, जहां पुलिस ने कार्रवाई कर 24 घंटे के अंदर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। बताते चले कि निरंजनी अखाड़ा क्षेत्र में 2 पक्षों में लाठी डंडों से खूनी झड़प हुई थी, जिसमें कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना को अंजाम देने वाले दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं आरोपियों के कब्जे से घटना में इस्तेमाल किए गए हथियार भी बरामद किए गए। वहीं अन्य फरार आरोपियों की तलाश में पुलिस जुट गई है। हरिद्वार में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां तेज रफ्तार कार हाईवे पर रखे जनरेटर से टकरा गई और अनियंत्रित होकर पलट गई। वहीं हादसे से पुल पर निर्माण कार्य कर रहे मजदूर कार के नीचे दब गए, जिससे मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची। पुलिस ने एम्बुलेंस की मदद से घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया और आगे की कार्रवाई में पुलिस जुट गई। बता दें, घटना प्रेमनगर आश्रम के पास नेशनल हाईवे की है। हरिद्वार में सर्दी इस वक्त बेइंतहा हो रखी है और सड़कों पर गाड़ियां जो बेतरतीब दौड़ रही हैं, उसका एक जीता जागता उदाहरण हमें दिखाई दिया है। एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट इस वक्त हरिद्वार में हुआ है। देहरादून की ओर से आ रही एक बलेनो गाड़ी सामने इस NHAI के काम चल रहे हैं, जहां पर ये जनरेटर खड़ा हुआ है, उससे टकराई है और टकराने के बाद कई पलटियां खाने के बाद वो गाड़ी ठीक हमारे पीछे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गाड़ी ये खड़ी है और इस गाड़ी के इस वक्त क्या कंडीशन है। आप देख सकते हैं कि गाड़ी पूरी तरीके से टूट चुकी है। और मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँ एक बार वो इधर आए और दिखाएं गाड़ी की कंडीशन। ये जिस तरीके का एक्सीडेंट था, एयर बैग तक इसके खुल चुके हैं और जो इसमें सवार थे उन सवार की जो कंडीशन होगी, इसमें अंदाजा लगाया जा सकता है कि उसकी क्या कंडीशन इसमें रही होगी। सर्दी का मौसम दस्तक दे चुका है और हरिद्वार में बढ़ती ठंड गरीब और बेघर लोगों के लिए मुसीबत बन गई है। ठिठुरती रातों में जहां लोग घरों में दुबके बैठे हैं, वहीं कई गरीब लोग गंगा घाट और पुलों के नीचे रात गुजारने को मजबूर हैं। बता दें कि हरिद्वार में बने रैन बसेरों का हाल जानने के लिए न्यूज इंडिया की टीम रैन बसेरे पर पहुंची। इस दौरान देखने को मिला कि रैन बसेरों में गरीब और असहाय की जगह बाहर से आए यात्री ठहरे थे, जबकि शहर के गरीब और असहाय लोग खुले आसमान के नीचे घाटों पर नींद पूरी करने को मजबूर हैं। जानकारी के मुताबिक रैन बसेरों में बिना पहचान पत्र वालों को जगह नहीं दी जा रही। ऐसे में जिनके पास कोई प्रमाण पत्र नहीं है, वे बेघर होकर सड़कों या घाटों पर रात बिता रहे हैं। नगर निगम क्षेत्र में अभी 3 रैन बसेरे हैं जो निर्मित हैं और एक रैन बसेरा और निर्माणाधीन है। तो 3 रैन बसेरों में हमने यही निर्देश दिए हैं कि उसमें लगातार जो है हीटर की व्यवस्था हो, साफ सफाई उचित हो और जो कंबल एंड चादर हैं उसको लगातार चेंज किया जाए। अभी हमने उन तीनों में विजिट भी किया था, तो उन व्यवस्थाओं को चेक भी किया था। कुछ रैन बसेरों में हीटर की कमी पाई गई। नगर पंचायतों को और हमारे जिला पंचायत, पंचायती राज अधिकारी, ब्लॉक्स को डायरेक्शन दिए गए हैं कि वो जहाँ पर भी रैन बसेरे हैं उनको निरीक्षण करके उनको बेसिक जो फैसिलिटीज हैं वो सारी सुनिश्चित कर लें। अलाव जलाने की व्यवस्था के लिए फंड्स आदि सभी जगह दे दिए गए हैं, उसके भी निरीक्षण कर लें। और आवारा पशु भी जो होते हैं सड़कों पे, उनके लिए भी व्यवस्था करने के लिए मुख्य पशु चिकित्सक को बता दिया है। हरिद्वार जैसे धार्मिक और पर्यटन नगरी में ये दृश्य प्रशासनिक व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा करते हैं। प्रशासन के तमाम दावों के बावजूद सड़कों, घाटों और पुलों के नीचे गरीब और असहाय लोग खुले आसमान के नीचे सोने को मजबूर हैं। अब सवाल ये उठता है कि जब नगर में रैन बसेरों की संख्या पर्याप्त है, तो फिर इन जरूरतमंदों तक राहत और सुविधाएं क्यों नहीं पहुंच पा रही हैं। जरूरत है
कि प्रशासन जमीनी स्तर पर काम करते हुए इन गरीबों को न केवल रैन बसेरों तक पहुंचाए बल्कि सर्दी से बचाव और मूलभूत सुविधाओं की भी प्रभावी व्यवस्था सुनिश्चित करे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।